सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी शाह जी, हालात बदले भी हैं और नहीं भी बदले। वो अमेरिका में कहते हैं कि मोर थिंग्स चेंज, मोर दे स्टे द सेम। सही है। अब फूल तो खिले हैं शाखों पर, लेकिन दर्द पुराने जो है वैसे ही बाकी है। खैबर पख्तूनख्वा में वैसे ही एक बहुत कम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से पीटीएम के हवाले से काफ़ी गड़बड़ है। एक तो उसे कलअदम करार दिया गया और वो मामला अभी तक है। वो कोई जिरगा करना चाहते थे कल, तो उसके हवाले से भी काफ़ी डिसरप्शन है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर वज़ीर दाखिला साहब मोहसिन नकवी वो पहुंच गए गंडापुर साहब के घर, गंडापुर साहब के सरकारी घर, सीएम हाउस। वो देखते हैं कि उसमें से क्या निकलता है। और इसमें और भी ज़रा पेचीदगी नहीं हुई कि जब वो पाबंदी लगाई, कलअदम करार दिया, तो जो सूबाई तर्जमान हैं बैरिस्टर सैफ, उन्होंने तो कहा कि जी हम इस फैसले के साथ हैं। लेकिन जो पीटीआई की जो बाकी लीडरशिप है, बशमूल जो उनकी सियासी कमेटी है, उन्होंने एक वो ट्वीट लगाई और उसकी मजम्मत की और फिर उसको डिलीट भी कर दिया। तो यहाँ पर खिचड़ी के अंदर एक खिचड़ी है और उसके अंदर एक और खिचड़ी है। इस पूरे एक गुंजलग किस्म की जो सूरत हाल है जी, इसको हम कैसे लोगों को समझाएं? देखिए, ये तो हम जानते हैं सोलंकी साहब के पीटीएम के बारे में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का क्या मौक़िफ़ है, और ये बाजवा साहब के ज़माने से ही पीटीएम लॉन्च हुई थी। शायद राहील शरीफ साहब आर्मी चीफ थे उस वक्त, 2015 या 16 की बात है कि, और फिर जनरल बाजवा, बल्कि मैं खुद एक दफ़ा डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, जनरल आसिफ गफूर साहब जब थे आईएसपीआर में, तो उन्होंने हमें बताया उस ब्रीफिंग में कि ये मेरे पास सबूत हैं कि पीटीएम वालों को इंडिया से पैसे आते हैं। अब ये मैं कोई सेकंड सोर्स नहीं, मैंने खुद जो सुना है इन गुनहगार खानों से, और हमारे पास वो अकाउंट्स मौजूद हैं कि जहाँ से इनको पैसे आते हैं, यूँ पैसे, यानी उन्होंने एक पिक्चर हमारे सामने बड़े संजीदा सामने सारे साफ़ी बैठे थे कि ये तो कोई ऐसी दहशतगर्द जमात है जो कि फॉरेन एजेंट है और फॉरेन फंडिंग पे चल रही है और पाकिस्तान को अनस्टेबल करने के लिए। लेकिन आज तक, अब आसिफ गफूर साहब को गए हुए भी 4 साल से ऊपर हो चुके हैं, आज तक ये जो कनेक्शन जोड़ा जा रहा था इंडियन एजेंट वाला और रॉ फंडिंग, ये आज तक इस्टेब्लिशमेंट सामने नहीं रख सकी कि इसमें कितनी सतह, कोई कंक्रीट डॉक्यूमेंट रखते हैं ना सामने, भाई पाकिस्तान को बैंक अकाउंट्स होंगे, उनमें बाहर से रेमिटेंस आई होगी, कुछ तो आप दिखाएं, कुछ नहीं दिखा सके। सो ये जैसे जब पीटीएम आई तो उस वक्त से इस्टेब्लिशमेंट का एक मौक़िफ़ था कि वो इसके खिलाफ थी पीटीएम के, और उसकी वजह से पीटीएम के अंदर भी शिद्दत आती गई। फिर इनके अंदर तकसीम हो गई। मोहसिन दावड़ आपको पता है अलहदा चले गए, मंजूर पश्तीन अलहदा। मंजूर पश्तीन ये समझते हैं, ये चाहते थे कि सियासी जिद्दोजहद से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। मोहसिन दावड़ ने कहा नहीं, हमें सियासी जिद्दोजहद करनी चाहिए। उन्होंने पार्लिमानी सियासत, पार्लिमानी, फिर उन्होंने पार्टी भी शायद अपनी को अलहदा बना ली, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, बिल्कुल ऐसे, एनडीएम, और बीच में वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब भी हो गए, इसलिए वो हर तरह की उफ्ताद से भी बचे रहे। जबकि अली वज़ीर आपको पता है कि बार बार बेचारा जब बाहर आता है, 2 महीने बाहर होता है, 6 महीने अंदर होता है, कभी कराची की जेल में है, कभी पता ही नहीं चलता बाज़ औक़ात किस जेल में है। और मंजूर पश्तीन तो उसने तो इलेक्शन में कभी पार्लिमानी सियासत में आया ही नहीं है। सो इस्टेब्लिशमेंट ने ही अभी ये जो सारा पार्लियामेंट हुकूमत के ज़रिए से जो मेरा ख्याल है इसको प्रोस्क्राइब किया गया है, तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट की रज़ामंदी शामिल होगी या उनकी ख्वाहिश होगी या उनकी इसमें आप कह लें कि उनका इनपुट होगा, तभी जाके हुकूमत ने इसको प्रोस्क्राइब किया है। अब देखें उनकी एक सपोर्ट बेस है, मुतालबात हमारे लोग हैं ना,
बाज़-औक़ात आपके बच्चे भी आपसे सख्त गलत मुतालबा कर लेते हैं, जो माँ बाप के बिसात में नहीं होता पूरा करना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप बच्चों को प्रोस्क्राइब कर दें या कलअदम कर दें, आग कर दें। मुमकिन है वो कुछ तल्ख़, और फिर तल्ख़ी बढ़ती जा रही है ना। आज तो ये तल्ख़ी है, कल को इससे भी आगे जाएगी। सो उनको चाहिए था रियासत को कि इनको ऑन बोर्ड लेते, कभी भी नहीं लिया गया। बल्कि जब अली वज़ीर को गिरफ़्तार किया गया एक दफ़ा, तो एक जनरल बाजवा, मैं और सलीम साफ़ी साहब और कुछ और लोग थे, तो सलीम साफ़ी साहब ने सवाल किया जनरल बाजवा से कि बाजवा साहब, उसकी बुज़ुर्ग वालदा जो हैं वो मेरे पास आई हैं अली वज़ीर की, और उन्होंने कहा है कि मैं बूढ़ी हूँ, मेरा बेटे पे रहम खाएं। तो उसमें फिर बाजवा साहब ने कहा कि नहीं जी, ये तो आपको नहीं पता कि ये क्या करता है। हमने पूछा जी क्या करता है ये जी वहाँ पे वज़ीरिस्तान में जो है ना, ये कोई बस अड्डा है, जैसे बस स्टैंड पे वो होता है ना, ट्रांसपोर्ट माफिया टाइप के लोग हैं, ये वो है, और ये करता है, वो करता है, बदमाशी करता है। सो आपने सिर्फ उनको नेम एंड शेम करके, और आपने उनके जो जेन्युइन पॉलिटिकल राइट्स थे या जो उनकी डिमांड्स थी, आपने उनको भी सैबोटेज कर दिया, और उसका नतीजा ये निकला कि लोग फट रहे हैं। और हालात साउथ KPK से ले, साउथ में शाम 6 बजे के बाद सर कोई बंदा बाहर नहीं निकल सकता, ये हालत हो चुकी है। वह साउथ से आप चलते चले जाएं, अब ये कल तो खैबर में हुआ ना जी, 3 लोग फिर आपने पुलिस फायरिंग से मर गए, 10 लोग जख्मी हैं, जो खुद हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स की जो रिपोर्ट सामने आई है। तो अब आगे कहाँ जाएगी बात? जो नारे वहाँ लगे हैं, कम अज़ कम मैं तो नहीं खुश के नारे को, मेरे मुल्क के बारे में मुझे लाख इख्तलाफ हो सकता है। सो ये मामला अब हाथ से निकल चुका है। इसमें एक जो नई पेचीदगी आई, वो आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले TTP ने यकतरफा तौर पर उस इलाके में जंगबंदी का ऐलान किया, और उन्होंने ये जो जिरगा कर रही है PTM, उसकी हिमायत कर दी। ये एक और इसके अंदर पेचीदगी है। अब वो इंडियन फंडिंग वगैरह वो मुझे नहीं पता, लेकिन ख़ुद PTM के लोग खुद ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, जो उनको बाहर से फंडिंग हो रही है अफ़गान डायस्पोरा की तरफ से, उसको तो उन्होंने एडमिट किया है। अब वो इसको बहुत सादा ले रहे हैं, लेकिन ये बात सादा है नहीं। अब आ जाएं जो डिमांड्स हैं, मिसिंग पर्सन्स की हो, लैंड माइंस को निकालने की हो, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें उनकी पार्टिसिपेशन की हो, चेक पोस्ट जो लगा के लोगों की तस्लील होती है, तो ये ऐसे इश्यूज नहीं है जिस पे कोई बात ना हो सके। इस पे बिल्कुल बात हो सकती है। ये अलग बात है कि जब इनके लीडर्स तकरीर करते हैं तो उनके जो अल्फाज हैं, जो बयानिया है, वो खासा जहरीला है। उसमें गालम गलोच है, उसमें दूसरी जो अक़वाम है उनकी तरफ जो है वो बहुत गलत किस्म की बातें हैं, जिससे उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, इससे नुकसान ही पहुंच रहा है। फिर वो जो लारो बर या अफ़गान वाला जो मामला है, अब मसला ये है कि उधर अफ़गान तालिबान बैठे हैं जो कि TTP को सपोर्ट करते हैं। अब ये देखना होगा कि कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मोहसिन नकवी ने, तो वो उन्होंने कहा कि जी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मेरी जो मालूमात है वो ये है कि जी हम आपके साथ बात करेंगे, लेकिन पहले आप पाबंदी इसको लिफ्ट करें, जो आपने कलअदम करार दिया है। वो आपके इल्म में है, इससे पहले TLP पे इमरान खान की सरकार ने पाबंदी लगाई थी, फिर वो लग ही नहीं सकी पूरी तरह। हाँ, वो ख़त्म हो गया। लेकिन ये मामला ऐसा है जिसको कि सियासी तौर पर हल किया जा सकता है। जो जिस बात पे मुझे खुशी हुई वो ये है कि वैसे एक दूसरे के साथ कितनी भी ये उलझे हुए हैं, ये हकीकत कि मोहसिन नकवी CM हाउस जाएगा और कल यहाँ पर जो कुछ हो रहा था, तो वो लगता है कि कुछ सियासी सोच जो है वो आ रही है। लेकिन PTI के अंदर जो है इस मामले पर कोई एक सोच है नहीं। और ख़ुद गंडापुर के हवाले से भी जो पार्टी के अंदर काफ़ी कारकुनों के अंदर तो काफ़ी गुस्सा है। ये जो 2-3 तकरीरें उन्होंने की हैं, उसका जो ऑडियंस है वो इस्लामाबाद नहीं था, वो उनकी अपनी पार्टी के कारकुन थे। उनको वो
पेसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि Satisfy दिल्ली में- कर एक तो सर देखें, जो पीटीएम के जो मुतालबात शुरू हुए थे ना, जब ये 2015-16 में कहीं आई, वो उस वक्त टेररिज्म, चूँकि वॉर ऑन टेरर चल रही थी, बहुत उन जगहों पे प्रेजेंस बहुत ज़्यादा थी, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स की, पुलिस हो, रेंजर्स, एफसी, आर्मी, व्हाटएवर, और उन लोगों की, और फिर वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो रही थी। वो उन हालात में वो शुरू हुआ मामला। फिर उनको शिकवा था कि यहाँ पे ला के लोगों को बिठाया गया। ये तो लेफ्टिस्ट टाइप के लोग हैं, पीटीएम के लोग, ये कैसे टीटीपी के साथ खड़े हो सकते थे? हाँ, यही तो हैरानी देखिए की ना, बात है। ये अब ये रियासत सोचे ना, ये मेरी और आपकी दानिश में ये बात आ सकती, तो रियासत को समझ नहीं आ रहा कि हमने दो इंतहाई मुतजाद कुतुब पर खड़े हुए लोगों को हमारी नफरत में हमने आपस में जोड़ दिया, या हमारी मुखालफत में हमने जोड़ दिया। हमने क्या हासिल वसूल किया? देखिए, आज से ठीक 41 साल पहले 7 अक्टूबर 1983 ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ जब ताकत बिल्कुल उरूज पर थी, तो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी पीके मैप ने क्वेटा में एक एहतजाज किया। ज़ियाउल हक से एक मुतालबा किया कि मार्शल लॉ ख़त्म करो और जमहूरियत बहाल करो। मार्शल लॉ गवर्नमेंट ने उनके ऊपर फायरिंग की, 4 लोग कत्ल हो गए, पीके मैप के कारकुन, कई लोग जख्मी हुए। वहां पर रेड किया इन्होंने, लोगों को गिरफ्तार किया। ये जो रविश बन चुकी है ना हमारी, कि जो मुतालबा करे, जो हक मांगे, जो इख्तलाफ करे, उसे कहो गद्दार है, उसे कहो दहशतगर्द है, उसे कहो इंडियन फंडेड है, रॉ फंडेड है, फला फंडेड है, और जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया पट्टी, सीधा ढुस करके उसको वैसे ही मार दो, ये उठा लो। ये मिसिंग पर्सन यही है ना, कि हमें इख्तलाफ है ना उनकी राय से, और क्या है भाई? उनके कुछ सींग लगे होते हैं, या उनके कुछ नुकेले ही नाक है जो चुपती फिर रही है लोगों को। इख्तलाफ है ना कि वो एक बात कर रहे हैं, मुझे वो बात पसंद नहीं है, और मुमकिन है कि वो गलत बात कर रहे हो, मुमकिन है वो गलत बात कर रहे हो। इसी तरह से अब जो कल यहां लोग मारे गए, अब आप वो 3 लोगों को लेके वो फिरेंगे। अब तो उनके पास लाशें आ गई 3, वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन यहाँ एक पुलिस कांस्टेबल बेचारा पीटीआई के एहतजाज में जो जहां बक हुआ है, उस पर ठीक ठाक सियासत की है हुकूमत ने, रियासत ने, और कत्ल का मुकदमा कर दिया इमरान खान के ऊपर। कहा जा रहा है वो 60 साल का बुजुर्ग आदमी था, वैसे 3 माह के बाद रिटायर हो रहा था। उसकी पोस्टमार्टम नहीं हुई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने कहीं नहीं अभी तक देखी, क्योंकि वो काफी अहम होगी ना, वो जारी क्योंकि अगर उसके बेटे के हवाले से बात आई कि जी वो मेरे अब्बा बीमार थे तो हार्ट अटैक से, लेकिन अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उस पर तशद्दुद हुआ है, वो तो वायलेंस है ना। हाँ, वो तो खैर पता चल जाएगा। ये जो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से आपको याद होगा कि हुकूमत ने अभी एक कमेटी भी बनाई और कुछ पैकेज भी अनाउंस हुआ। वो जावेद इकबाल, क्या नाम है, जावेद इकबाल नाम है उनका, वो जो जस्टिस, क्या नाम है, नैब वाला, उसको वो फ्रॉडिया जो बैठा हुआ जस्टिस, वो जो मिसिंग पर्सन कमीशन पे, मुझे नहीं पता कि अभी तक वही है या कोई और है, मैंने चेक नहीं किया, क्योंकि उसकी चेयरमैन नैब जो रहा था सर। हाँ, वही जावेद इकबाल फ्रॉडिया, जो सर तापा वाले। जी, तो खैर, तो अभी ये देखते हैं कि क्या मोहसिन नकवी साहब जो है वो क्या अकम्प्लिश करते हैं, और क्या ये मामला जिरगा वगैरह वहाँ हो रहा है जो खैबर पख्तूनख्वा में, वो किस तरह से कंक्लूड हो रहा है। लेकिन पीटीआई के अंदर काफ़ी गुस्सा है गंडापुर साहब के ख़िलाफ़। तो अब जब ये एससीओ ख़त्म होगा किसी वक्त, तो आपको ये मुलाकातें खोलनी पड़ेंगी ना इमरान खान से। वो क्या 18 अक्टूबर से हो रहा है जी, हाँ। तो वो क्या गंडापुर ने जिस तरीके से एक्ट किया है उसको वो कबूल कर लेंगे, खामोश रहेंगे, क्या करेंगे, और जो कुछ भी करेंगे उसका नतीजा क्या निकलेगा? एक तो 11 से 11, 12, 13, 14 अक्टूबर 4 दिन इन्होंने फिर जो नए एहतजाज मुख्तलिफ शहरों में, कुछ 6-7 शहरों में रखे हुए। अब 18 अक्टूबर की अभी तक तो तारीख है कि जो पाबंदी है इमरान खान से अडाला जेल में असल में जाने आने से, राब्ते करने में। अब 18 अक्टूबर के बाद जब बहरहाल अब 11 दिन से तो खान साहब तो उनको तो वो आउटस्पोकन आदमी है, वो भी चुप करके तो बैठ नहीं सकता, तो 11 दिन से वो भी भरे पड़े होंगे ना। वो भी जब 18 को या जब भी पाबंदी खुलती है और लोगों से पहली मुलाकात होगी तो खान साहब भरे पड़े होंगे इस वक्त, और उसमें फिर वो फटेंगे, बोलेंगे, अपना इजहार करेंगे। अली मीन गंडापुर
के बारे में वो अपना अदम एतमाद जाहिर करते हैं या नहीं, मेरा ख्याल है कि वो भी समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर की पोजीशन क्या है। हाँ, वो ये भी चाहते हैं कि गंडापुर इतना भी ना झुक जाए, इतना भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, इतना भी जो है ना वो कमज़ोरी ना दिखाए, लेकिन पोजीशन ऐसी है कि उसने इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना है। रोल चीफ मिनिस्टर का ना, उसमें आप बैठे हो, मैं बैठा हूं, हमें भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बनाना है ना, मैं इसको वर्किंग रिलेशनशिप कहूंगा। हाँ। तो इधर से वो है, इधर से वफाकी हुकूमत है, इधर से इमरान खान है। तो वो जो गालिब ने कहा था कि ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। तो वो गंडापुर जो है वो इधर से कोई खींच रहा है, उधर से कोई खींच रहा है। तो मेरा ख्याल है कि उससे गलतियां भी होंगी ना इस बहरहाल, जब वो इतनी रस्साकशी है और वो बेचारा बीच में टग ऑफ वॉर में उसमें फंसा हुआ है, बल्कि वो तो पंचिंग बैग है, मैं कहूँगा कि इधर से को ला के उससे घुसून मार रहा है, उधर से घुसून मार रहा है, तो वो डोलता फिर रहा है इधर उधर। उसकी पोजीशन, उसकी जगह पे जिसको भी ला के बिठाएंगे इमरान खान, या तो आप साफ साफ कह दें कि जी नो टू एस्टैब्लिशमेंट, कोई बात नहीं, कोई रब्ता नहीं, कोई वर्किंग रिलेशनशिप भी नहीं रखेंगे, जो करना कर लें, या तो उस पर आप चले जाएं। उस पर जाएंगे तो फिर आपके लिए मसाइल लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली मसाइल पैदा हो सकते हैं। सो ये एक मुश्किल है जो मेरा ख्याल है इमरान खान रियलाइज करते हैं। वो ये भी नहीं कहना चाहते कि गंडापुर बिल्कुल ही पीछे हो जाए और हाइबरनेशन में चला जाए, स्टेलमेट हो जाए, नहीं, फ्रंट फुट पे खेले, एक्टिव रहे, और इतना भी ना जाए कि फिर एक हद तक बेंड करे ना, टूट ही ना जाए, उतना ही आप बेंड कर सकते हैं ना। तो उनको मेरा ख्याल है इस चीज की रियलाइजेशन है। अभी ये लोकल सतह पे तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में और इस्लामाबाद की भी उन्होंने बात की है कि हम एहतजाज करेंगे, लेकिन जो मेरी मालूमात है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो MPAs हैं, कुछ वज़रा हैं बशमूल गंडापुर, अब वो सरकारी वसाइल और लाओ लश्कर के साथ गंडापुर साहब को इधर लेकर आएँ पंजाब में या इस्लामाबाद में, उसके लिए तैयार नहीं है। ये अभी जब मैं गुफ्तगू आपसे कर रहा हूँ, अभी तक मेरी मालूमात ये है, जबकि खान साहब चाहते हैं कि रौला हो और वड्डा रौला हो, वो उनकी ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन इसी के ऊपर जो है वो हम जैसे ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास ख़त्म होता है 16 को, मेरी मालूमात तो ये है कि एक नुकाती एजेंडा पर आईनी तरमीम लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो कामयाब होती है नहीं होती है, हुकूमत जो है वो काफ़ी पुरएतमाद है कि हम ये कर लेंगे और हम मौलाना को भी ले आएंगे। लेकिन मौलाना ने जो PTI के साथ बातें की हैं, जो वफद मिला है उनसे कल, वो कहते हैं कि नहीं, हम आईनी अदालत के बजाय किसी आईनी बेंच की बात करेंगे। हुकूमत के और हुकूमत के जो सपोर्टर्स हैं, सरपरस्त हैं, वो इसके लिए तैयार नहीं है। वो अड़े हुए हैं कि न सिर्फ ये कि हमने वफाकी आईनी अदालत बनानी है, बल्कि बिलावल कहते हैं कि सूबाई सतह पे भी हम आईनी अदालत बनाएंगे और 199 जो आर्टिकल है आइन का, जिसमें सूबाई जो हाई कोर्ट्स हैं उनका जो अख्तियार होता है वो उधर शिफ्ट कर देंगे सूबाई उस पर। तो वो अब मेरे ख्याल में आएगा, और इसके साथ साथ जुड़ा जो मसला है वो है चीफ जस्टिस का 25 अक्टूबर के बाद का। तो हालांकि अफवाहें हैं कि जी बस किसी भी वक्त वो आ सकता है चीफ जस्टिस का, लेकिन अगर वो चीफ जस्टिस होंगे भी तो मेरी मालूमात ये है कि वो उस सुप्रीम कोर्ट के होंगे जो आईनी अदालत नहीं होगी। अब आईनी अदालत का जज वो काजी फाइज ईसा को बनाते हैं या किसी और को बनाते हैं, लेकिन हुकूमत पूरी तरह से तैयार नजर आती है कि 25 से पहले पहले ये तरामीम कर दी। जो भी हमारी पीपल्स पार्टी के लोग, चूंकि पीपल्स पार्टी लीड कर रही है ना, PMLN तो इस वक्त इररेलेवेंट हो चुकी है इस सारे मामले में, खुद हुई है या क्या वजह है या उनकी नाकामी है, और अब जिम्मेदारी बिलावल साहब को दी गई है कि यार ये तो निकम्मे नालायक लोग हैं, इन्होंने तो पहले ठुस करवा दिया, हमें भी शर्मिंदा करवाया, 2 दिन हफ्ता इतवार भी असम्बली खुलवाई, लेकिन ये कुछ कर नहीं सके, तो अब आप चलाएं इसको। हो सकता है बिलावल साहब का ये लिटमस टेस्ट होगी, ये अगली लीडरशिप के लिए तैयार हो सकता है कि नहीं। तो पीपल्स पार्टी के जिन लोगों से भी हमारी बात हो रही है वो कह रहे हैं कि जी हम इसलिए लाना चाहते हैं कि केसेस जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा हैं
और सुप्रीम कोर्ट मसरूफ रहती है आईनी पिटीशन सुनने में, लिहाजा आईनी अदालत अलहदा होनी चाहिए। फेयर इनफ। अब आप इसी आर्ग्यूमेंट पर टिक जाएं, हिले ना यहां से। सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केसेस हैं, उनमें से आईनी पिटीशंस हैं सिर्फ 200, सिर्फ 200। ये मैं नहीं कह रहा, ये सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कल ब्रीफ किया है कि सिर्फ 200 आईनी पिटीशंस हैं। इवन देन हम आपकी मान लेते हैं कि ये 200 पिटीशंस बाकी 59,000 केसेस को नहीं चलने दे रही, मान लेते हैं। तो आपने ये 200 पिटीशंस हल करवानी है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है ना। उसके लिए मीन क्या होना चाहिए उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए? आप बजिद क्यों हैं कि मीन नई, हम 1.5 ईंट की नई मस्जिद खड़ी करें? तो जब ऑपोजिशन में से ये तजवीज आ रही है कि आप इसी सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी बेंच बना दें और ये सारे केसेस उनके पास हैं, बाकी सारी सुप्रीम कोर्ट जो, और आप तादाद भी बढ़ा दें, अभी 17 मुस्तकिल जजेस हैं, आप 20 कर दें, 25 कर दें, और उनमें से 5-7 को आप आईनी केसेस के लिए मुख्तस कर दें, तो आपका मसला तो हल होता है। ये आप बजिद हैं 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने के लिए। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप किसी भी सूरत में मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिसके नीचे पूरा का पूरा आइन और सारा रियासती अदालती निज़ाम, पार्लियामेंट, वो नहीं चाहते आप। तो मंसूर अली शाह को या तो जिसे कहते हैं ना कलिंग, तो किलिंग नहीं, कलिंग, ये कलिंग आप कर नहीं सकते चूंकि वो प्योनी जज है, और ये तो सुप्रीम, तो मतलब आप अदालत को मिसमार कर देंगे अगर आप उसको खत्म कर दें, वो कर नहीं सकते आप। चाहे जाए कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस लेके जाएं, वो वहां से डिस्क्वालीफाई हो तो फिर तो हो सकता है। अब उसको आपने वो हट भी नहीं सकता और आप उसके साथ चल भी नहीं सकते। आपको खदशा ये है कि जिस तरह काजी साहब ने हमारे इस पूरे सिस्टम को वैलिडेट किया है, विंडिकेट किया है, और इसको इंडेमनीफाई किया है, सर्टिफाई किया है, मैं अच्छे अच्छे सारे मीठे लफ्ज बोल रहा हूं, ये नहीं करेगा उस तरह से मंसूर अली शाह। तो अब इसको हटाया भी नहीं जा सकता, लिहाजा इसके मत्थे पे लाके एक और अदालत मारो ऐसी की तैसी इसकी, और वो वो जो अदालत होगी ना, ये वो जो सारे हमने यहां, जो हमने इस मुल्क में जो खेल खेल रहा है ना, पार्लियामेंट में, जुडिशरी में, सियासत में, इंतजामिया में, वो जो सारा खेल है, वो खेल फिर हम खेलें, और वो आईनी अदालत, बच्चा जमूरा घूम जा, मदारी की तरह बच्चा जमूरा घूम गया, बच्चा जमूरा उल्टा हो जा, बच्चा जमूरा उल्टा हो गया। अब मंसूर अली शाह बच्चा जमूरा बनने को तैयार नहीं है। मसला सिर्फ ये इस वक्त है मंसूर अली शाह, बाकी इतनी ना बढ़ा पाकि ये दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे को बा देख, बाकी कुछ भी नहीं है। देखें, ये जो बच्चे जमहूरे हैं ना, ये तो पाकिस्तान की जो 75-76 साल की जो तारीख है, उसमें अक्सर जो जजेस हैं बच्चे जमहूरे ही रहे, वो बच्चे जमहूरे ही रहे हैं। लेकिन 2009 के बाद जो अदलिया थी, इफ्तिखार चौधरी से लेकर जो काजी साहब के आने से पहले तक, वो अब खुद भी महसूस करते हैं कि जैसे हम खुद भी एक ताकत हैं, हम सिर्फ सेकंड फिडल नहीं हैं, हम सिर्फ साइड किक नहीं हैं, बल्कि हम खुद भी कुछ कर सकते हैं। ये जो पिछले कुछ अरसे में हाई कोर्ट्स की जो आपने देखी है एक्टिविज़म, या खुद जो काजी साहब के आने से पहले तक जो हुई है, तो उससे हमारे जो सियासी क्लास है वो काफ़ी खाइफ है कि किस तरीके से पहले गिलानी को निकाला, जरदारी को पैरालाइज करके रखा, नवाज शरीफ को निकाला, 2018 के जो इलेक्शंस किस तरह से हुए, तो वो किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये हुकूमत आखिर तक जाएगी कि वो वफाकी आईनी अदालत बनाए और सूबाई आईनी अदालत भी बनाए, और मंसूर अली शाह भले चीफ जस्टिस हों, लेकिन जो वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस वो नहीं होंगे। काजी फाइज ईसा अगर नहीं भी बनते तो वो किसी और को बना लेंगे, लेकिन वो उस तरफ जा रहे हैं। अब अगर उसमें उनको नाकामी होती है, फ़र्ज़ कर लें, और काजी साहब की जगह मंसूर अली शाह आ जाते हैं इसी सुप्रीम कोर्ट में बग़ैर वफाकी
आईनी अदालत के, अगर शाह साहब की अदालत इस इलेक्शन को नल एंड वाइड करार देती है या इस हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करती है, तो इस वक्त जो एक सफ़े का जो बयानिया है वो उन फैसलों को नहीं मानेगा और उससे एक बहरान जो है वो जन्म लेगा। लेकिन ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर आपने बनानी भी है ना आईनी अदालत, तो ज़रूर बना लें। चलें, हम कहते हैं जी आप बना लें, आपने मंसूर अली शाह को करना है, जो भी करना है आप कर लें, लेकिन ये ना करें कि अगर रियाज फतियाना मुल्क से बाहर है और वो आपको वोट नहीं देना चाहता, वो टूटना नहीं चाहता, तो आप उसके बेटे एहसन रियाज फतियाना को, जो कि खुद MP रहा है पंजाब असम्बली में, उसको आप पहले उठाएं और गायब कर दें। फिर उसकी वालदा जो खुद MP रही हैं, शायद अभी भी हैं या नहीं, पहले तो थी पिछले असम्बली में, आशफा रियाज, वो लाहौर हाई कोर्ट जाती हैं कि मेरे बेटे को, मेरा बेटा गायब है, लापता है, कुछ नहीं पता चल रहा। अदालत थोड़ा सा टाइट करती है तो बेटा घर पहुंचता है तो चंद घंटे के बाद दोबारा 25 नामालूम लोग घुसते हैं लाहौर डिफेंस के घर में, तोड़फोड़ करके बेटे को उठा लेते हैं। इस तरह तो ना बनाए ना, बनानी है तो ठीक है, आप ये तो आपकी इंटेंट जाहिर कर रही है जिस तरह आप बनाना चाहते हैं। आप अच्छा काम भी अगर कर रहे हैं तो आपने दूध में मेंगनियां डाल दी हैं सोलंकी साहब, दूध में मेंगनियां डाल दी आपने, वहीं से आपका इंटेंट जाहिर हो रहा है कि आपकी नीयत में फतूर है, खोट है, कोई गड़बड़ है। आप अच्छा काम, अब इसको अच्छा काम मानने को तैयार नहीं होगा ना, जिस तरह से आप करना चाहते हैं। एक तरीका था कि आप एक पार्लिमानी कमेटी बना लेते, जो कहते हैं ये बन गई है, एक बनी है, लेकिन उसमें खुद उसके जो हेड है खुर्शीद शाह साहब मुल्क से बाहर है, शायद अपने इलाज के लिए गए हैं, मुमकिन है, और वो पार्लिमानी कमेटी, उसने कोई एक्टिविज्म शो नहीं किया। आप पार्लिमानी कमेटी बनाते, रज़ा रब्बानी जैसे 18वीं तरमीम की सूरत में बनी थी, और रज़ा रब्बानी साहब और बाकी कमेटी के जो अरकान थे उनसे हम पूछते थे उस ज़माने में कि क्या हो रहा है, कोई 10 महीने शायद काम करती रही तो कोई खबर निकलवाई जाए, तो सारे अरकान कहते थे कि जी हमने ओथ लिया हुआ है, हलफ लिया हुआ है कुरान पर कि अंदर की कार्रवाई हम बाहर नहीं बताएंगे, तो वो नहीं बताते थे। ऐसी ज़बरदस्त उन्होंने काम की, 10 महीने काम किया, और आज देख लें 2010 से लेके आज तक 14 साल आपने उन्हीं तरमीम पर मुल्क को चलाया और बेहतरीन चलाया। तो ये भी तरीका था ना, ये क्या था कि अभी के अभी रातों रात बस लाओ, किसी तरह से 25 से पहले पास करो, ये इसने सारा का सारा उसको, देयर इज समथिंग फिशी। ये हम आने वाले चंद दिनों में देखेंगे कि आईनी तरमीम 25 से पहले होती है, नहीं होती है। 18 को वैसे सॉरी कह रहे हैं कि इजलास बुला लिया। हाँ, अगर ऐसा है तो फिर शाह साहब भी वापस आ जाएंगे, दूसरे भी आ जाएंगे, और इलेक्शन कमीशन क्या करता है, जो स्पीकर ने दूसरी चिट्ठी लिखी है उसके बाद वो क्या होता है, ये मामला खासे पेचीदा हैं, लेकिन आने वाले जो चंद दिन हैं वो काफ़ी इसमें अहम होंगे। दिलचस्प। जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो अभी तक आम लोगों में वो गुस्सा नहीं है जिससे कि लाखों लोग बाहर निकले, हत्ता के हुकूमत कोई ऐसा भंड मारे जिसके नतीजे में कोई एक चिंगारी जो है वो पूरे जंगल को आग लगा दे। लेकिन फ़िलहाल SCO होने वाला है, सऊदीज़ आए हुए हैं, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो किसी बहुत बड़े तूफ़ान की हक में नहीं है, लेकिन अगर कोई बड़ी हमाकत हो गई तो फिर कुछ भी हो सकता है। मेरे ख्याल में आज की हम गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म करते हैं।